नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अवसरों की भरमार, हो जाइए तैयार। बोर्ड एग्जाम समेत प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। बोर्ड एग्जाम डेट शीट के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आईसीएसई बोर्ड के बाद एनटीए ने 2023 में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा जहां 27 फरवरी को इंग्लिश पेपर से शुरू हो रही है, वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा इससे 14 दिन पूर्व 13 फरवरी से इंग्लिश पेपर के साथ शुरू हो जाएगी। जल्द ही सीबीएसई और जैक बोर्ड भी परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। ऐसे में एक्सपर्ट की माने तो विद्यार्थियों को अब बेसिक सिलेबस खत्म कर रिवीजन में जुटना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी को निर्देश, 3 सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स अपलोड करे आयोग। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट और मॉडल आंसर जारी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद जेपीएससी को 3 सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स और मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जेपीएससी अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करें। रेबिका के पिता सूर्या पहाड़िया और छोटा भाई अरसन माल्तो ने दावा किया है कि यह हत्या धर्मांतरण का विरोध करने पर की गई है। रेबिका पहाड़िन ईसाई समुदाय से थी। उन्होंने कहा कि शादी के बाद दिलदार के परिवार वाले धर्मांतरण के लिए रेबिका पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसका विरोध करना रेबिका को भारी पड़ा। इधर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईसाई रीति रिवाज से मंगलवार दोपहर ताबूत में बंद रेबिका पहाड़िन के खंडित शव को अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव गोंडा पहाड़ में कर दिया गया। अंतिम संस्कार में डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोटा शामिल थे। सोमवार को रेबिका के खंडित शव का पोस्टमार्टम फोरेंसिक जांच दुमका मेडिकल कॉलेज में हुआ। मंगलवार सुबह शव के घर पहुंचते ही ताबूत पर लिपट कर परिजन रोने लगे। डीसी ने कहा कि परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। ढालसा की तरफ से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मृतका की 5 वर्षीय बेटी रिया पहाड़िन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने कहा कि मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने रेबिका पहाड़िन की हत्या की जांच जल्द कराने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कही। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाएं ताकि मृतका के परिजनों को इंसाफ मिल सके। राज्यपाल ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने सीएम से कहा कि हमने डीजीपी को बुलाकर रेबिका हत्याकांड के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने राज्यपाल से कहा कि इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्र सरकार करेगी देर तो आपके नेतृत्व में ही चलेंगे दिल्ली, 1932 मुद्दे पर सीएम हेमंत ने राज्यपाल से कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने राज्यपाल से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति व आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि दोनों विधेयक राजहित के लिए जरूरी है। राजहित में आप इन विधेयकों को केंद्र सरकार को भेज दें ताकि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधित प्रस्ताव पारित कर सके। इस पर राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि विधेयक पर वह विधि सम्मत निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देरी होगी तो आपके नेतृत्व में ही हम सब दिल्ली चलेंगे। यह झारखंडियों के हित का सवाल है, इसको संवैधानिक कवच पहनाना जरूरी है। उन्होंने राज्यपाल को यह भी बताया कि नियोजन नीति को कोर्ट द्वारा रद्द किया जाता रहा, इससे युवाओं में निराशा होती है। अतः इस पर जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। आप सबको बता दूं कि प्रतिनिधिमंडल में यूपीए घटक दलों के सभी मंत्री और विधायक शामिल थे। झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, 25 लाख छात्रों को मिलेगा स्कॉलरशिप। आगामी 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपना 3 साल पूरा कर रही है। इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर बुधवार को अधिकारियों संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राहत डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का
तोहफा दिया जाएगा। इस तरह से कुल 1200 करोड़ रुपए की राशि का वितरण होगा। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक और अधिकार देने का काम कर रही है। राज्य गठन के बाद से ही इस सरकार ने झारखंड वासियों की सभी समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है। कहा कि झारखंड में पहली बार आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालित की गई है। इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों को उनका हक एवं अधिकार उनके गांव घर में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके। जनवरी से लागू होगा निजी कंपनियों में 75% युवाओं को नौकरी का नियम, सदन में बोले झारखंड के मंत्री। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का नियम जनवरी 2023 में लागू हो जाएगा। प्रदेश के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव और विधायक सुदीप कुमार के सवालों के जवाब में बुधवार को यह जानकारी दी। इस योजना के लागू होने में देरी के लिए प्रदीप यादव और सुदीप कुमार ने हेमंत सोरेन सरकार की खिंचाई भी की। दोनों विधायकों ने वर्ष 2021 में विधानसभा से पारित इस कानून को स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान करार दिया। साथ ही कहा कि अगर सरकार सख्ती से इसे लागू नहीं करेगी तो झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदीप यादव ने कहा कि वर्ष 2021 में इस कानून को सदन में पारित किया गया। सितंबर 2022 में इसे अधिसूचित भी कर दिया गया। नियम यह था कि 30 दिन के भीतर ही सभी नियोक्ता श्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजीयन करवाएंगे। प्रदीप यादव ने कहा कि 30 दिन में सभी नियोक्ताओं को निबंधन कराना था, लेकिन 3 महीने से ज्यादा बीतने के बाद महज 404 नियोक्ता पंजीकृत हुए हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन उसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। श्री यादव ने कहा कि राज्य में 4000 कंपनियां हैं जो लोगों को नौकरी देती है। इनमें से सिर्फ 404 ने अब तक निबंधन कराया है। सरकार का रवैया इतना ढीला ढाला क्यों है। उन्होंने मंत्री को बताया कि अगर कुछ नियम को सख्ती से लागू नहीं करवाया गया तो प्रदेश के युवाओं को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ साथ श्री यादव ने यह भी कहा कि कंपनियां बाहर से अपने लोगों को लाकर यहां पर नौकरी दे रही है। सरकार किसी कंपनी से यह नहीं कह सकती कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हटाकर स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। इसलिए सरकार को इस कानून को अमल में लाने के लिए सख्ती बरतनी होगी। हेमंत सरकार पर हमलावर हुए लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधायक ने कहा कि स्थानीय नीति पर सरकार ने मुझे भी ठग लिया, ढोल पिटने वालों में अब नहीं रहूंगा शामिल। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर राजनीतिक तेज है। इधर जो है झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने मुझे भी ठग लिया। लोबिन ने कहा कि सरकार ने 1932 की खतियानी नीति लागू करने के नाम पर उनसे भी ढोल पिटवा दिया। मैं खुश था। उन्होंने कहा कि मैं खुश था कि सरकार ने नीति लागू कर दी, लेकिन बाद में समझा कि नीति तो लागू ही नहीं हुई है, उनको भी सरकार ने ठग लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है मैं ढोल पिटने वालों में भी शामिल नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ साहिबगंज में ही नहीं पूरे संथाल के इलाके में आदिवासियों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। इधर जो है साहिबगंज की घटना पर लोबिन ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज के पतन पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बीच क्या चल रहा है। समाज के लोगों से भी गुजारिश है कि वह इस तरह की चीजों पर पहले से ध्यान दें ताकि ऐसी घटना ना हो। जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है। शादी कर दूसरे समुदाय के लोग जिला परिषद और मुखिया बन रहे हैं। जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। लोबिन ने कहा कि जो भी दूसरे समाज में शादी करे उसे आदिवासी की सूची से ही बाहर किया जाना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि लोबिन समय समय पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लोबिन ने विधानसभा में बोलने का अवसर न मिलने पर नाराजगी जताई थी और पार्टी के ही कई नेताओं पर निशाना साधा था। आप सबको बता दूं कि हेमंत सरकार को चुनौती देते हुए लोबिन ने पहले भी छात्रावास की समस्या उठाते हुए कहा था कि अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर छात्रावास की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सरकार की नींद हराम कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार में रहकर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्रवाई करती है तो करे, मुझे उसकी परवाह नहीं। आप सबको बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता से वफादारी खिलाफी का भी आरोप लगाया है। चीन में बढ़े कोरोना के केस, अलर्ट मोड में है झारखंड सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही ये बात।
चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर देश समेत झारखंड भी अलर्ट मोड में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसलिए झारखंड सरकार भी अलर्ट है। आप सबको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए जिम्मेवार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए। अब तक गुजरात में 2 मामले और उड़ीसा में 1 मामले सामने आए हैं। देश के राज्य में कोरोना के इस वेरिएंट के मामले आते ही झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है। पिछले बार जो है कोरोना के मामले को देखते हुए इस बार सरकार हर पहलुओं पर विशेष निगाह बनाई हुई है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान बरतने की बहुत ही जरूरी है। आप सबको बता दूं कि मार्च 2020 में झारखंड में कोरोना ने दस्तक दी थी। हेमंत सरकार ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए लोगों को कई सुविधा मुहैया कराई थी। लॉकडाउन लगने पर झारखंड के प्रवासी मजदूरों को हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अपने घर वापसी कराने में राज्य सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही लोगों को खाने की परेशानी न हो, इसके लिए भी दीदी किचन समेत कई अन्य व्यवस्था भी लागू की थी। झारखंड में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से बन रहा है आधार कार्ड, दलालों ने बनाई है फेक वेबसाइट। फर्जी दस्तावेजों के सारे आधार कार्ड बनवाने का खेल चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र में QR कोड होने के बाद भी आधार केंद्रों में इसकी जांच नहीं हो रही है। इन दस्तावेजों के जरिए नए आधार बनाने से लेकर आधार में जन्म तिथि सुधार का भी काम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हाल ही में UIDAI ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि अपने संस्था को निर्देश दे कि आधार को स्वीकार करने से पहले उसका सत्यापन कर ले, लेकिन इसका पालन नहीं होने से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आधार बन रहा है। कागजात की जांच के लिए वेरीफायर भी होता है। उनका काम यह देखना होता है कि कागजात में किसी प्रकार की त्रुटि या अन्य प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। हाल यह है कि इसे स्कैन करके भी नहीं देखा जा रहा है कि संबंधित कागजात असली है या नकली, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में QR कोड भी रहता है। इधर जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों के दलाल शामिल हैं। लोगों को शंका ना हो, इसके लिए दलालों ने मिलती जुलती वेबसाइट भी बना डाली है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।